आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपनी जन्म कुंडली से देख करके रत्न वगैरह पहनते हैं और बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि जब से हमने ये पत्थर पहना है तब से हमारी जिंदगी में बहुत परिवर्तन आ गया, बहुत लाभ हो रहा है। तो ऐसे कौन से पत्थर होते हैं जो वास्तव में जिंदगी बदलने की क्षमता रखते हैं? ना सिर्फ पत्थर बल्कि आज हम ऐसी चीजों को निकाल के आपको देंगे कि उस दिन में काम करने से और किन प्रकार की चीजों का जीवन में इस्तेमाल करें और किन रत्नों का इस्तेमाल करें तो वास्तव में किस्मत आपकी यू टर्न ले सकती है। नवतारा चक्र से हम समझाएंगे। आपको उस ग्रह को जानना है जो आपके लिए सबसे अधिक मित्र है। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नवतारा चक्र में जब आप देखते हैं तो आपके जितने भी ग्रह होते हैं वो ग्रह या तो जन्म नक्षत्र में होते हैं या संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, वध, मित्र और अतिमित्र, इतने प्रकार के ग्रह आपकी कुंडली में है। अब जो ग्रह आपकी कुंडली में अतिमित्र होगा, चूंकि मित्र और अतिमित्र दोनों में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, तो जो ग्रह अतिमित्र होगा, अगर आपने उस ग्रह को साध लिया, उस ग्रह की चीजों को जीवन में अपना लिया, रत्न पहन लिया या अन्य चीजें भी, आज मैं पूरी डिटेलिंग दूंगा। मैं आज आपके लिए काफी मटेरियल लेके बैठा हुआ हूं, तो आप वास्तव में देखेंगे कि जीवन में बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। तो मुख्य रूप से क्या है कि विषय हमने अतिमित्र के लिए लिया है, लेकिन यही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि आप अपने मित्र वाले ग्रह को भी जान लीजिए, साधक वाले, क्षेम वाले और संपत वाले। देखिए, जो 9 तारा होते हैं, 9 तारा मतलब सभी नक्षत्रों को 9 बराबर भागों में बांट दिया गया है। इसमें जो विपत तारा होती है, अगर इसका पत्थर आपने पहन लिया, इसकी चीजों को जीवन में ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो विपत्ति आएगी। प्रत्यय माने घात होता है, अरिष्ट होता है। कहीं आप इसके पत्थर को, इसकी चीजों को जीवन में ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके घर में, आपके दुकान में, शॉप में इस नक्षत्र से संबंधित चीजें होंगी तो नुकसान ही करेगा। वध तारा इसी प्रकार से हो गया। तो आज हम अच्छी ताराओं के बारे में बात करेंगे, अगले वीडियो में हम इन बुरे ताराओं के बारे में बात करेंगे। तो हम आपको आज अतिमित्र, वैसे संपत, क्षेम, साधक, मैत्री और अतिमित्र, ये आपको 5 ताराओं को निकालने के बारे में बता देंगे और इन ताराओं से संबंधित स्टोन पहनना आपके लिए, इन ताराओं से संबंधित फोटो, चित्र, सीनरी रखना, इन ताराओं से संबंधित अंकों का प्रयोग करना, रंगों का प्रयोग करना आपके जीवन में काफी लाभदायक रहेगा। सबसे पहले करना क्या है, आपको आपके सामने आपकी लगन कुंडली होनी चाहिए। सिर्फ जो स्टेप मैं बताऊं वही स्टेप आपको फॉलो करते हुए चलना है। आपको देखना है कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है वो सबसे पहले आपके लिए जरूरी हो जाएगा। देखिए, चंद्रमा जिस नक्षत्र में कुंडली में बैठा होता है वही आपका जन्म नक्षत्र होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने एक कुंडली जो ली है, इसमें चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठा है। जिस नक्षत्र में आपका जन्म होता है वो आपका जन्म तारा होता है। किसी भी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ होगा वो आपकी पहली तारा बनेगी और जन्म तारा बनेगी। तो यहां पर जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? उत्तरा भाद्रपद में। तो उत्तरा भाद्रपद आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर है। ये उत्तरा भाद्रपद क्या हो गया? इस जातक के लिए जन्म तारा हो गई। एक चीज बहुत शॉर्टकट में बता देता हूं, आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। जहां जन्म हुआ है आपका जिस नक्षत्र में, उसके ऊपर वाला जो नक्षत्र होता है वो अतिमित्र होता है। ये बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन अन्य और सारे डिटेलिंग करने के लिए कि कौन सा नक्षत्र किसमें है, जन्म, विपद, क्षेम, इसके लिए हमें एक चीज अपनानी पड़ेगी। क्या? अब ध्यान से देखिएगा, ये पूरे नक्षत्रों की डिटेलिंग आपके सामने है। ये जो पहला नक्षत्र है ये आपका हो जाएगा जन्म तारा। आपको यहां पर अगर ध्यान देंगे, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र से जब क्रम से काउंट करेंगे तो दूसरा नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र? दूसरा नक्षत्र यानी अच्छा माना जाता है। फिर चौथा नक्षत्र आपके लिए अच्छा होता है।
छठा नक्षत्र आपके लिए अच्छा होता है। आठवां और नौवां नक्षत्र ये आपके फ्रेंडली नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों के देवता को हमें जानना है और इन नक्षत्र के ग्रहों को हमें जानना है, यही आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो गया जन्म नक्षत्र, पहला जो हो गया। दूसरा, जहां जन्म हुआ है उसके यहां पर जो मैंने नक्षत्रों को लिखा है एकदम सेम रहेगा, अलग से मत सर्च करिएगा, इसी पे आप काउंट कर लीजिएगा। काउंटिंग हमेशा कहां से शुरू होगी, जहां आपका जन्म हुआ है जिस नक्षत्र में, वहां से काउंटिंग शुरू होगी। तो ये हो गया जन्म नक्षत्र। रेवती दूसरे नंबर पे आ रहा, और दूसरे नंबर का नक्षत्र हमेशा क्या होता है, संपत। तो मैं इसी के आगे लिख दे रहा हूं ताकि इस जातक को क्लियर आपको भी समझ में आए और इस जातक को भी। रेवती 1 2, अब हमें फिर शुरू से यहां से आ जाना है और अब हमें चौथे नक्षत्र पे चलना है। 1 2 3 4, ये जो चौथा नक्षत्र हुआ ये इनके लिए क्या है, क्षेम नक्षत्र है। क्षेम मतलब कल्याणकारी होता है। फिर छठे नक्षत्र पे चलना है, तो ये 1 2 3 4 5 6, रोहिणी नक्षत्र भी इनके लिए अच्छा होगा। छठा नक्षत्र क्या होता है, साधक नक्षत्र होता है। ये सातवां हो गया, सातवां वध होता है। आठवां मैत्री होता है, मैत्री वाला नक्षत्र होता है। और नौवां नक्षत्र जो भी होता है वो क्या होता है, अतिमित्र होता है, जिसकी हमें तलाश थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जन्म नक्षत्र से नौवां नक्षत्र जो होगा ये आपका अतिमित्र हो गया, इसको हमने अंडरलाइन भी कर लिया। अब वही चीज फिर रिपीट होगी। 9 के बाद जो 10वां नक्षत्र पड़ेगा फिर वो आपका क्या हो जाएगा, जन्म तारा हो जाएगा। फिर जो अगला नक्षत्र होगा वो क्या हो जाएगा, संपत। संपत भी अच्छा नक्षत्र होता है आपके लिए। अभी इसको कुंडली पे अप्लाई करेंगे और ग्रहों के माध्यम से बताएंगे। पहले ऐसे आप भी निकाल लीजिए कि आपके लिए कौन कौन सा आपके जन्म नक्षत्र से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां नक्षत्र, और फिर वही रिपीट करते हुए चलेंगे। तो ये संपत हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा विपत होता है, यानी जिस जातक का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है उसके लिए मघा नक्षत्र विपत तारा में आ जाता है। तो जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, फिर चलेंगे ये चौथा क्षेम तारा है, अच्छी तारा में आता है। चौथे के बाद पांचवा ये प्रत्यय तारा खराब होता है। छठा जो है ये साधक है जातक के लिए, यानी अच्छी तारा है। फिर सातवें ये वध तारा होता है। फिर आठवें पे चलेंगे, आठवां ये नक्षत्र है, यहाँ पर ये कौन सा नक्षत्र होता है, मैत्री होता है, यानी उस जातक का मित्र नक्षत्र है। फिर इसके बाद नौवां क्या होता है, अतिमित्र होता है। अब जब अतिमित्र तक आ गए तो फिर से रिपीट वही होगा। अब ये फिर जो है ये वाला नक्षत्र क्या हो जाएगा, जन्म, ये हो जाएगा संपत, ये हो जाएगा विपत, ये हो जाएगा आपका क्षेम, और ये हो जाएगा आपका प्रत्यय, ये आपका हो जाएगा साधक, ये हो जाएगा आपका वध, और ये हो जाएगा मित्र, और ये हो जाएगा फिर से अतिमित्र। तो एक ट्रिक हमने आपको दी थी, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसके ठीक ऊपर वाला तो हमेशा अतिमित्र होगा, ये हमेशा नौवां ही गिनती में आएगा। अब करना क्या है आपको, इनके कौन कौन से नक्षत्र अतिमित्र में आ गए। एक तो ये 25 नंबर वाला हो गया, 16 नंबर वाला नक्षत्र हो गया, और 7 नंबर वाला अतिमित्र है। ऐसे मित्र वाला भी उसी प्रकार से लगभग काम करता। तो इन सारे नक्षत्रों को हमें कर लेना चाहिए नोट। अब यहां पर आप अपनी कुंडली लीजिएगा, कुंडली लीजिएगा। और एक चीज यहां पर मुहूर्त के लिए बता देता हूं, जब भी आप कोई मुहूर्त करिएगा, घर का निर्माण कराना है और कुछ खरीदना है, बिक्री करना है, दुकान खोलना है, किसी भी प्रकार का मुहूर्त अगर आप करना चाह रहे हैं तो कभी भी आप अपने इस प्रकार से काउंट करने के बाद जो विपत तारा वाले नक्षत्र होंगे उसमें मत करिएगा, प्रत्यय वाले में मत करिएगा। मोटरसाइकिल खरीदने जा रहे हैं तो जो आपके लिए प्रत्यय तारा के नक्षत्र है उसमें नहीं, वध तारा में नहीं, प्रयास करिए अतिमित्र मिले। अतिमित्र ना मिले तब मित्र लीजिए, ये ना मिले तब साधक लीजिए, ये ना मिले तो क्षेम लीजिए, ये ना मिले तो संपत लीजिए। तो इसकी डिटेलिंग मतलब दैनिक जीवन में काम करने में भी आ जाता। आप ट्रेवल करने जा रहे हैं मान लीजिए, और आज आप यात्रा के लिए निकलेंगे, 10-12 दिन की यात्रा है। अब आप वध तारा में, यानी जो आपके जन्म नक्षत्र से वध तारा है, तारा माने नक्षत्र, जो नक्षत्र वध में आया है उसमें आप यात्रा करेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी, परेशानी होगी। प्रत्यय में भी वही होगा। अतिमित्र में जाएंगे
तो आपके साथ रास्ते में चीटिंग, धोखेबाजी, फ्रॉड, शारीरिक कंफर्ट, ये सब मिल जाएगा आपको। अब आ जाते हैं कुंडली पे। इस कुंडली में अतिमित्र तारा में जो जो नक्षत्र आए हैं उन नक्षत्रों को मैं यहाँ पे कुंडली में आप अपने नोट कर लीजिए। अब मैं कुंडली में नोट करके आपको दे रहा हूं। यहाँ पर आप देखिए अतिमित्र में यहाँ पर पहले नंबर पे कौन सा आया हुआ है, पुनर्वसु। पुनर्वसु इनका अतिमित्र है, ऐसे आपको भी नोट कर लेना है। दूसरा कौन सा आया था, पुनर्वसु आया था। फिर विशाखा है, विशाखा भी नोट कर लीजिए, विशाखा नोट कर लिया गया। और अगला नक्षत्र कौन सा था अतिमित्र में, पूर्वा भाद्रपद, तो पूर्वा भाद्रपद भी नोट कर लिया गया। अगर आप और चाहे, चूंकि 3 ही नक्षत्र आपको मिलते हैं, जन्म नक्षत्र 3 होंगे, क्षेम का 3 होगा, साधक का 3 होगा, मैत्री, सब 3-3 नक्षत्र होंगे, तो मैत्री वाला भी अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। वो फिलहाल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ऐसे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मैं अतिमित्र पे आपको समझा दे रहा हूं। अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ये 3 नक्षत्र इनके अतिमित्र नक्षत्र हुए। अब आपको देखना क्या है कि क्या कोई भी ग्रह इन नक्षत्रों में बैठा है कुंडली में कि नहीं बैठा है। जैसे पूर्वा भाद्रपद है तो पूर्वा भाद्रपद इनका अतिमित्र नक्षत्र आया है, और पूर्वा भाद्रपद में अब ये देखिए कौन सा ग्रह बैठा है, राहु। राहु इनका अतिमित्र वाले नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह है। इसी प्रकार से और कोई ग्रह पूर्वा भाद्रपद में है, नहीं है। विशाखा में कोई ग्रह है, नहीं है। पुनर्वसु में कोई ग्रह है, नहीं है। यानी ये पॉसिबिलिटी है कि जो आपके 3 अतिमित्र नक्षत्र निकल के आएंगे उसमें ग्रह बैठे होंगे। इस ऐसा संभव भी है, और हो सकता है कि कोई ग्रह ना भी बैठा हो, तो परेशान नहीं होना है। तो अभी मैं 3-4 प्रकार की डिटेलिंग आपको दूंगा, आपकी भी कुंडली में बात लागू होगी। अगर कोई ग्रह उस नक्षत्र में बैठा है तो वह ग्रह जो है आपके लिए अतिमित्रता का काम कर सकता है। अब इस कुंडली में देखेंगे, कर्क लगन की कुंडली में राहु अष्टम में बैठा हुआ है। अष्टम का राहु वैसे खराब ही होता है, लेकिन चूंकि ये अतिमित्र में बैठ गया है तो इसलिए अब इस राहु में क्षमता आ जाएगी आपके साथ। अष्टम का राहु अचानक हानि, चोट, चपेट, विघ्न, बाधाएं देता है, लेकिन चूंकि अतिमित्र में है तो इसके द्वारा लाभ की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। अगर ये अच्छे भाव में भी होता तब पूछना ही क्या था, बुरे भाव में होने के बावजूद भी अब इसमें लाभ देने की क्षमता आ जाएगी। अब दूसरी चीज क्या करना है, आपके जो 3 नक्षत्र निकल के आए हुए हैं, इन 3 नक्षत्रों के कोई ना कोई ग्रह स्वामी होते हैं। जैसे पुनर्वसु आया है तो आप यहीं पर अगर देखेंगे, मैंने चार्ट में लिखा है ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। पहले तो यहां पर आप देख लीजिए जितने अतिमित्र आए, 3 अतिमित्र आए हैं। 3 में जो एक अतिमित्र आया है पुनर्वसु नक्षत्र, उसका स्वामी कौन होता है, गुरु होता है। दूसरा कौन है, दूसरा भी गुरु है, तीसरा भी यहां पर गुरु है। तो अतिमित्र जो इनके नक्षत्र आए हैं, अगर उस नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है तो उसे भी देख लीजिए। अगर उस नक्षत्र में कहीं कोई ग्रह नहीं बैठा है तो जो अतिमित्र नक्षत्र आया है उन नक्षत्रों का कोई ना कोई ग्रह स्वामी तो होगा, ये पक्की बात है। यहां पर स्वामी कौन हुआ है, गुरु हुआ है, बृहस्पति हुआ है। यानी इस कुंडली के लिए बृहस्पति अतिमित्र ग्रह है। इसी प्रकार से इसी कुंडली से नक्षत्रों का संयोग करके आप अभी अतिमित्र निकाले हैं, आप मित्र ग्रह निकाल सकते हैं कि कौन सा ग्रह मित्र है, कौन सा ग्रह साधक है, कौन सा ग्रह क्षेम है, कौन सा ग्रह संपत है। ये सारे ग्रह आपके लिए लाभकारी होते हैं। गुरु इस कुंडली का अतिमित्र ग्रह है, यानी गुरु आपके साथ अतिमित्रता निभाएगा। अतिमित्रता मतलब क्या होता है, जब भी आप संकट में होंगे, परेशानी में होंगे, तो वो आपको संकट से निकाल। मित्र और अतिमित्र का अंतर समझिएगा। अतिमित्र मतलब हो गया कि हर स्थिति में आपका साथ देगा, आपको हर खतरे में आपके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा, हर जगह पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाएगा। तो इस कुंडली के अनुसार वह ग्रह कौन है, बृहस्पति, जो हमेशा इस कुंडली के लिए अच्छी भावनाएं रखेगा।
इस जातक को आगे बढ़ाएगा, जब भी मुसीबत आएगी तो उसके साथ खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे आपको भी एक ग्रह निकाल लेना है। अब यह तो किस्मत की बात है जो मैं आगे बताने चल रहा हूं। जो ग्रह आपका अतिमित्र होके आया है, अगर वह ग्रह आपके लगन का मित्र हो गया, अगर जो ग्रह अतिमित्र आया है वह ग्रह लगन का मित्र हो गया है, तो अब आप उसका रत्न पहनिए, आपको अभूतपूर्व लाभ होगा। जितने संकट आने होंगे सब वह पत्थर आपके संकटों को काट देगा। कर्जे में लाभ देगा, कर्ज मुक्ति में लाभ देगा, स्वास्थ्य में लाभ देगा, व्यवसाय में लाभ देगा, धन तो बहुत खींच के लेकर के आएगा। अब अगर कहीं उस ग्रह का संबंध आपके धन या लाभ भाव से हो गया, तब तो पूछना ही क्या है। तो यहां पर गुरु अतिमित्र है और धन भाव को देखिए देख भी रहा है, भाग्येश भी है, भाग्य का स्वामी ही अतिमित्र हो गया। हालांकि अस्त है इस कुंडली में, सूर्य के साथ है, तो इसका स्टोन पहनने से डबल लाभ मिलेगा। एक तो इसका अस्त दोष भी कम हो जाएगा, दूसरा अतिमित्र भी है। तो जो भी ग्रह आपका अतिमित्र हुआ, अगर वह आपकी कुंडली में लगन का मित्र है और छठे, आठवें और 12वें भाव में नहीं बैठा है, मित्र भी होना चाहिए लगन का और 6, 8, 12 में ना हो, उसका रत्न पहनिए। फिर देखिए, रत्न ही नहीं पहनना है, और बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर आप अगले स्टेप पे जाना चाहें तो ऐसे अतिमित्र के बजाय मित्र ग्रह को भी छांट लीजिए। चलिए इसमें हम ले लेते हैं मित्र वाले ग्रह को भी, जो ग्रह मित्र है। तो यहां पर मित्र एक तो आद्रा यानी राहु होगा, यहां भी राहु है, और मैत्री कहां पर है, यहां पर है। मतलब वह एक ही ग्रह आएगा हमेशा। जैसे अतिमित्र हुआ तो वो तीनों नक्षत्रों का स्वामी बृहस्पति ही होगा, मैत्री हुआ तो वो एक ही ग्रह होगा। अब राहु यहां पर आ गया, राहु यहां पर मित्र ग्रह है, तो यानी इस कुंडली में अतिमित्र गुरु और मित्र राहु है। राहु और गुरु को ये हमेशा साध के चलेंगे। अगर राहु और गुरु को साध के चलेंगे, ये हमेशा इनका साथ देने वाले हैं। इन दोनों ग्रहों को सही करेंगे तो अतिमित्र और मित्र मिल करके पूरी कुंडली के संकटों से लड़ लेंगे। अब यहां पर राहु आ गया। अब चूंकि राहु लगन का मित्र नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, राहु लगन का मित्र नहीं है। लगन कौन है? कर्क लगन। कर्क लगन का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा का मित्र नहीं है। अष्टम भाव में भी बैठा है, तो स्टोन तो नहीं पहन सकते हैं, लेकिन राहु ग्रह को अलाइन करने के और बहुत सारे सूत्र होते हैं। किस ग्रह को कैसे अलाइन करें, इसका वीडियो हमारे चैनल पे पहले से पड़ा है। दूसरा, अलाइन करने का एक तरीका और बता रहा हूं। अगर वह ग्रह ऐसी स्थिति में आ गया, 6, 8, 12 में आ गया है और लगन का मित्र है, तब तो स्टोन पहनेंगे नहीं। मान लीजिए स्टोन नहीं पहन पा रहे हैं उस ग्रह का, क्योंकि यहां पर राहु लगन का शत्रु भी है, अष्टम में भी है, तो स्टोन नहीं देंगे। अब ये व्यक्ति क्या करे? स्तुति करे। स्तुति किस ग्रह का? उसी ग्रह का, उस ग्रह की स्तुति करे। रत्न पहनने वाला कंडीशन बने तो रत्न पहने, अन्यथा स्तुति उस ग्रह का करे। वह ग्रह इतना कमाल करेगा जीवन में कि आपको बहुत ही आश्चर्य होने लगेगा। इसी प्रकार से अन्य ताराओं को भी आप निकाल सकते हैं। तो हमने यहां पर आपको बता दिया कि मित्र और अतिमित्र ग्रहों को कैसे देख लेंगे। अगर लगन के मित्र है, 6, 8, 12 में नहीं है, तो स्टोन पहना दीजिए। अगर राहु लगन का मित्र ना भी हो, लेकिन कुंडली में तीसरे भाव में बैठा होगा, 10वें भाव में, एकादश में होगा, तो भी स्टोन पहना दीजिएगा। 3, 10, 11 भले मित्र हो या ना हो, अगर वह अतिमित्र या मित्र में आया है तब। अब दूसरी चीज पे चलने वाले हैं। देखिए यहां पर इनके लिए पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद किस में आया है? अतिमित्र में आया हुआ है। ये इनके लिए अतिमित्र नक्षत्र बन जा रहा है। अब यहां पर आपको हम और डिटेलिंग दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं और जूम करता हूं ताकि आपको और बड़ा दिखाई दे। ये मैं प्रयास करूंगा कि इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूं ताकि आपको वहां से डिटेल मिल जाए। इनके लिए जो है बृहस्पति के नक्षत्र अतिमित्र में आए थे,
तो बृहस्पति के नक्षत्रों को हम मार्क कर लेंगे। तो आप देखिए बृहस्पति का नक्षत्र कौन सा है, पुनर्वसु, ये अतिमित्र में था। तो अब ध्यान से सुनिएगा, बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र अतिमित्र हो गया, ये अतिमित्र नक्षत्र हो गया, ये अतिमित्र ग्रह हो गया। और हर नक्षत्र का एक देवता होता है, ग्रह तो होता ही है, देवता भी होता है। तो यहां पर पुनर्वसु नक्षत्र जो है अतिमित्र, बृहस्पति अतिमित्र और देवता अदिति हैं। अदिति की उपासना, अदिति की फोटो लगाना, देवताओं की माता है ना, इनकी फोटो लगाना अपने ऑफिस में, जहां पूजा करते हैं उनकी फोटो रखना, ये सब आपके लिए बहुत लाभकारी देगा। जब भी संकट में हो तो माता अदिति का ध्यान करें। इससे जुड़ा पौधा होता है बांस, आर्टिफिशियल बांस या रियल बांस का पौधा। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आएगा कि बांस क्या चीज है तो आप गूगल पे डाल के सर्च करिएगा, इमेज आ जाएगा, आप समझ जाएंगे। जैसे यहीं पर लिखा गया है कृष्ण गुरु या अग्रु, ये आपको समझ में ना आए ये कौन सा है तो आप गूगल कर लीजिए, इमेज देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब दूब होता है, घास होता है। अब यहां पे रंग भी आया हुआ है, यानी ये चीजें इनके लिए अतिमित्र हैं। बांस का पौधा, पीला रंग और क्रीम कलर इनके लिए अतिमित्र है। इसी प्रकार से जो दूसरा नक्षत्र था, यहां पर हमने पुनर्वसु का ले लिया है, दूसरा नक्षत्र जो इनके लिए अतिमित्र था वह विशाखा था। तो विशाखा पर भी आप लोग देख लीजिए, विशाखा यहां पर है, विशाखा यहां पर है, ये अतिमित्र नक्षत्र है। गुरु तो इसका स्वामी होगा ही, अतिमित्र ग्रह। देवता इंद्र और अग्नि हैं। इंद्र और अग्नि की उपासना इनको बड़ी लाभ देने वाली है, अतुलनीय लाभ। और नाग केसर का पौधा ये अपने घर में लगाए, नाग केसर का तिलक करें, पीला और सुनहरा कलर इनके लिए बन जाएगा। और इसी प्रकार से जो तीसरा नक्षत्र था पूर्वा भाद्रपद था, मैं उसे भी दिखा देता हूं। हालांकि यहां पर स्क्रॉल में कर रहा हूं तो आपको हो सकता है ना समझ में, मैं इस चीज को लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा जहां से आप जान पाए। तो अगला था पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद अतिमित्र हुआ, गुरु अतिमित्र हुआ। अजैक पद एक देवता होते हैं, इनकी उपासना। आम का पेड़ इनके लिए लकी है, पीला और सुनहरा जो है रंग इनके लिए अच्छा है। अब और डिटेलिंग दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अतिमित्र ग्रह इनके लिए कौन आया था? बृहस्पति आया था। अतिमित्र बृहस्पति था। और मित्र ग्रह कौन था? राहु था। और राहु तो लगन का मित्र नहीं था, लेकिन बृहस्पति है। ये है ग्रह और उनके अंक। बृहस्पति का अंक कौन होता है? 3 होता है। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12 मई है, तो 12 को जब इकट्ठा करेंगे तो मूलांक क्या बन जाएगा? 3 बनेगा। जो मेरा मूलांक आ रहा है वही अतिमित्र ग्रह का अंक भी है। तो इस प्रकार से भी आप देखिए कि जो आपका मूलांक है वो आपका अतिमित्र ग्रह पे है, शत्रु पे है, प्रत्यय पे है, किस पे है, उस हिसाब बदल तो नहीं सकते। अगर प्रत्यय ही आ जाएगा तो बदल तो नहीं सकते, प्रत्यय तारा वाले ग्रह में आएगा, लेकिन अनुमान पता चल जाएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना आपके लिए फ्रेंडली जोन में है। तो यहां पर क्या हुआ? गुरु मेरा अतिमित्र है। गुरु के अंकों का प्रयोग मैं अपने जीवन में ज्यादा करूं। मैं 3 नंबर का मकान खरीदूं, अपने मोबाइल में 3 नंबर का अंक ज्यादा रखूं। 3 नंबर का अंक मेरे लिए लकी हो जाएगा। 4 नंबर का अंक मेरे लिए मित्र, ये अतिमित्र होगा, ये मित्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से ग्रहों के अंकों को भी आप जोड़ करके इस विधि से निकाल सकते हैं। अब अगर मैं और अधिक डिटेलिंग में जाऊं तो आपके लिए जो है संपत तारा निकालूं, क्षेम तारा निकालूं, साधक तारा, तो ये सब आप अब खुद करिएगा, इसी प्रकार से निकल जाएगा। कितने नंबर पे कौन सा तारा होता है ये इसी क्रम में चलेगा। जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है वो आपका जन्म तारा है। फिर उससे दूसरा नक्षत्र जो है वो संपत तारा है, यानी संपत्ति देने वाला तारा है। उस नक्षत्र का जो ग्रह स्वामी होगा वो आपके लिए संपत कारक होगा। उस नक्षत्र का देवता संपत्ति की वृद्धि करेगा। उस नक्षत्र से संबंधित वृक्ष, पौधे, रंग, ये सब आपके संपत्ति की वृद्धि करेंगे। यानी आपकी जहां पर तिजोरी है
या जो आपका पर्स है जहां आप पैसा रखते हैं, संपत्ति तारा में जो ग्रह स्थित है उसका जो अंक आता हो, उसका जो कलर होता हो, उस कलर का पर्स रखिएगा। मैं यहां समझा भी देता हूं। जैसे अभी जो कुंडली हमने देखी थी, इनका जन्म कहां हुआ था? उत्तरा भाद्रपद में हुआ था। तो दूसरा रेवती नक्षत्र है, ये संपत्ति तारा है, यानी बुध इनके संपत्ति का स्वामी होगा, बुध ही आएगा। फिर जब गिनेंगे तो बुध ही आएगा। तो बुध इनके संपत्ति तारा का स्वामी ग्रह हुआ। अब बुध का जो कलर है उसी कलर का ये पर्स रखें, उस कलर का कपड़ा वगैरह अपने तिजोरी में रखें। बुध का क्या होता है? हरा होता है। तो इनके संपत्ति की वृद्धि होगी। जब भी धन वगैरह की कोई बात हो, हरे कलर का कुछ पहन के चले जाए। विपत्त माने विपत्ति, तीसरी तारा विपत्ति होती है। जैसे इसी कुंडली के लिए अभी आपने देखा था, इनका जन्म उत्तरा भाद्रपद में है, तो तीसरा नक्षत्र, ये पहला, ये दूसरा, फिर अब रिकाउंटिंग होगी तो तीसरा अश्विनी पड़ता है। केतु इनके लिए, अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु, केतु इनके लिए हमेशा, केतु हमेशा इनके लिए विपत्त तारा में रहेगा। तो केतु की चीजें हमेशा इनको विपत्ति देंगी। केतु की चीजें क्या है? धारदार चीजें हैं, हथियार है, लोहा है, मंदिर का घंटा है। इन सारी चीजों को पास ना रखें, इन सारी चीजों का दान करें। तो केतु विपत्त तारा में जो है वह इनको कम नुकसान करेगा। अब चूंकि इसी कुंडली से मैं आपको बहुत रोचक चीज समझा रहा हूं। देखिए इनका केतु कहां आया था? विपत्त तारा में आया था। और केतु कहां बैठा? द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव धन का है, वाणी का है, दांत मसूड़ों का है। तो केतु एक तो वैसे भी नुकसान करता और विपत्त तारा में है, तो आर्थिक रूप से लेकर के विपत्ति, आर्थिक रूप से परेशानियां आ जाएंगी। ये देने का प्रयास करेगा। ये कैसा देगा? ये धन देने का ग्रह नहीं है, धन देने वाले ग्रह तो होंगे, ये विपत्ति में है ना। आर्थिक रूप से ये इनके ऊपर कुछ ना कुछ विपत्ति लाएगा। पैसा उधार किसी को ना दें, पैसा जो है समझ बूझ के इन्वेस्ट करें। मतलब रेगुलर कुछ ना कुछ धन का लीकेज करवाएगा। मान लीजिए इनकी आमदनी 100 रुपए है, 1 लाख रुपए महीने की है, उसमें से 10-20 हजार रुपए का, चूंकि ये धने भाव में बैठ करके विपत्ति में है, तो ये लीकेज कराएगा। ऐसे आप अपने सभी ग्रहों के लिए समझ सकते हैं। उम्मीद है आज का विषय आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से सारे नक्षत्रों को आपके सामने स्क्रॉल कर दे रहा हूं, ताकि नक्षत्र, उसका स्वामी ग्रह, देवता, उससे संबंधित पौधा और उससे संबंधित शुभ रंग आप देख ले जाएं। मैं प्रयास करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूं, लेकिन एक बार मैं यहां भी आपको दिखा दे रहा हूं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक करिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए जो खराब ताराएं हैं, विपत्त, प्रत्यय और वध, उन पे लेकर के आऊं। अगर कुंडली का परामर्श लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, या इसी नंबर पर आप हमें फोन भी कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है। धन्यवाद।